नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में मिली जोरदार जीत के बाद भगवंत मान सरकार ने शनिवार को कैबिनेट का पहला विस्तार किया। पहले विस्तार में 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलाई। मंत्री बनने वाले 10 में से 8 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला, गुरमीत हायर, हरजोत सिंह बैंस, लालचंद कटारूचक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर और ब्रह्म शंकर का नाम शामिल है। मंत्री बनने वाले 10 विधायकों में से 4 दलित समुदाय से हैं। मालवा क्षेत्र से 5, मांझा से 4 और दोआबा क्षेत्र के 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई और बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के तमाम आला नेता भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। समारोह के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल ने सत्ता में लगातार वापसी की है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत मिली और उसने 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 255 सीटें अपने दम पर हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों अपना दल सोनीलाल और निषाद पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को भारतीय नागरिकों पर टैक्स बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वो वजह है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की आशंका और कोरोना की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक्शन में आने और लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर क्या फिर से एनडीए में लौट सकते हैं? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि भाजपा उनके संपर्क में है। अगर राजभर एनडीए में लौटते हैं तो ये सपा गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी कि ओम प्रकाश राजभर उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन राजभर सपा के साथ चले गए। चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को बड़ी जीत मिली और सपा गठबंधन काफ़ी पीछे रह गया। हालांकि सपा ने अपने 2017 के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया। इंडिया टुडे के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की शुक्रवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के आला नेता सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान से 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की चर्चाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में खासी सियासी हलचल है और कहा जा रहा है कि एनडीए में वापस लौटने की सूरत में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात के लिए एक रूसी तेल कंपनी के साथ एक अनुबंध कर लिया है। सूत्रों ने कहा है ये एक कंपनी से कंपनी का सौदा है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की ऊंची कीमतों को देखते हुए रूस के साथ भारत का सौदा अच्छी शर्तों पर बताया जा रहा है, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण वो तेल को सस्ती कीमतों में देने को तैयार है। हालांकि रूस के साथ तेल की डील से अमेरिका समेत देशों ने भारत को बचने को कहा है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर हैं। अपनी इस पहली राजनयिक यात्रा के दौरान वो अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 42 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनके द्वारा लगभग 300 बिलियन येन के कर्ज को भी मंजूरी देने की उम्मीद जताई जा रही है और कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। बता दें, इससे पहले भारत जापान के बीच शिखर बैठक साल 2018 में टोक्यो में आयोजित हुई थी। इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस के खिलाफ पश्चिमी देश एकजुट हैं और रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने यूएपीए के तहत लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और घोषित आतंकवादी हाफिज सईद, हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक और शब्बीर शाह समेत पाकिस्तान के कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इस सूची में मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह बटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईब खान, बशीर अहमद भट्ट और पीर सैफुल्ला और कई अन्य नेता शामिल हैं। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने टेरर फंडिंग के लिए पैसा भेजा था और यहां तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल इस डिजाइन को पूरा करने के लिए किया गया था। टेरर फंडिंग के लिए पैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और आरोपी हाफिज सईद ने भेजे थे। अदालत ने कहा कि बहस के दौरान एक भी आरोपी ने यह दलील नहीं दी कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई अलगाववादी विचारधारा या एजेंडा नहीं है या उन्होंने अलगाव के लिए काम नहीं किया है या तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग करने की वकालत नहीं की है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनकी अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के 24 सांसदों ने ऐलान किया है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर इमरान खान सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। बता दें, इमरान बीते कुछ सालों में विपक्ष के लगातार हमलों को झेलते रहे हैं, लेकिन इस बार बगावत उनके घर में हुई। यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी की ओर से लाया गया है। इन राजनीतिक दलों का आरोप है कि देश के आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए इमरान खान की सरकार जिम्मेदार है। अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को वोटिंग हो सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान की हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को यूक्रेन पर हमलों को रोकने के लिए रूस के साथ सार्थक बातचीत का आह्वान किया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर मॉस्को युद्ध को लेकर अपना फैसला नहीं बदलता है तो उसको युद्ध के मैदान से हुए नुकसान से उबरने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। बता दें, 24 फरवरी को रूस के द्वारा शुरू हुए हमले के बाद रूस ने भले ही कीव पर अतिक्रमण कर लिया हो, लेकिन रूस की सेना को कड़ी चुनौती मिली है और रूसी सैनिकों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने से रोका गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शनिवार तड़के कहा, मैं चाहता हूं कि अब हर कोई मेरी बात सुने, खासकर मॉस्को में। अब बैठक का समय आ गया है, बात करने का समय आ गया है। यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय आ गया है, नहीं तो रूस का नुकसान ऐसा होगा कि आपको ठीक करने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान चेतावनी दी कि अगर चीन रूस को समर्थन देता है तो इसके परिणाम होंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया कि वे परिणाम क्या हो सकते हैं या अमेरिका चीन के समर्थन को कैसे परिभाषित करेगा। वहीं प्रेस सचिव जेन साकी ने संकेत दिया कि चीन का बड़े पैमाने पर व्यापार प्रभावित हो सकता है। जब अमेरिकी प्रेस सचिव साकी से पूछा गया कि क्या दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक चीन को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि प्रतिबंध निश्चित रूप से एक हथियार है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि यूक्रेन में युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और नाटो देशों से मॉस्को के साथ बातचीत करने का आह्वान किया। बयानों के आधार पर हालांकि शी ने आक्रमण के लिए रूस को दोष नहीं दिया। शी ने कहा, अब शीर्ष प्राथमिकताएं बातचीत करना और उसको जारी रखना, नागरिक हताहतों से बचना, मानवीय संकट को रोकना, लड़ाई बंद करना और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना है। शी ने कहा कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। शी ने इस दौरान कहा कि चीन और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।